गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ पद्मा सिंह और एक बार फिर आप सभी का पोलपात पे स्वागत है। अगेन हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि आपको एक ऑप्शन नहीं, सिर्फ आंसर नहीं देना है, बल्कि वहाँ पे जो दूसरे ऑप्शन भी दिख रहे होंगे उनसे रिलेटेड फैक्ट भी आपको आंसर करने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहले आज हम थोड़ा सा रैपिड रिवीजन लेंगे, फटाफट करेंगे और आपके आंसर जो है बहुत जल्दी जल्दी आने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अज्ञानता का आवरण किसकी अवधारणा है? मिल की, रॉल्स की, बेंथम की, ग्रीन की। तो अज्ञानता का आवरण जो है रॉल्स की अवधारणा है, आप सबको पता है। ए जस्टिस ऑफ थ्योरी इनकी पुस्तक है, इसी में इस अवधारणा को है इन्होंने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिससे करना न सिर्फ सही है और ना करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। ये कथन जो है किससे संबंधित है? मिल से है, बेंथम, रॉल्स या कॉन्ट। तो ये जो है मिल से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बेंथम ने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का एक सूत्र दिया था, ये उपयोगितावादी हैं। रॉल्स ने न्याय जो है अपने जस्टिस ऑफ थ्योरी में न्याय का सिद्धांत दिया है, जबकि कांट ने नैतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गलत लोगों को दंडित कर एवं भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। ये कथन किसका है? कौटिल्य का है, अरस्तु का है, कन्फ्यूशियस का है या मैकियावली का है? तो ये कथन जो है कन्फ्यूशियस का है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान किस एक्ट द्वारा किया गया था? तो किस एक्ट द्वारा किया था? भारत के गवर्नर जनरल की बात हो रही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या फिर चार्टर एक्ट 1813 या फिर चार्टर एक्ट 1853 या फिर चार्टर एक्ट 1833। तो अगर हम रेगुलेटरी एक्ट की बात करें तो ये 1773 के अंतर्गत इसको किया गया था। देखो यहाँ पर दो बातें समझनी है, एक सिर्फ पूछता है कि गवर्नर जनरल का पद कब बना, तो ये एक अलग क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा है कि भारत के गवर्नर जनरल का पद कब बना। तो ये दो प्रश्न यहाँ पर होते हैं। तो ये दोनों ही आप याद कर लीजिए कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा गवर्नर जनरल का पद जो है सृजित किया जाता है। और बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? ये जो वॉरेन हेस्टिंग थे, ये थे, और ये प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के ही प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है इसमें बनते हैं, बंगाल के अंतिम गवर्नर रहते हैं और प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं। और चार्टर एक्ट 1813 की बात करें तो इसमें जो मेन काम होता है वो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। जो व्यापारिक एकाधिकार होता है कंपनी का, वो समाप्त कर दिया जाता है। एकाधिकार समाप्त किसका? कंपनी का, व्यापारिक। चार्टर एक्ट 1853 की बात करें यदि हम, तो इसमें जो है विधि सदस्य को, जो विधि सदस्य होता है यानी कानून सदस्य जो होता है, उससे गवर्नर जनरल की परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया जाता है। तो ये मेन पॉइंट यहाँ से आता है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट जो है एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है। विधि सदस्य को स्थायी बना दिया जाता है, किसमें? गवर्नर जनरल की जो परिषद होती है उसमें स्थायी सदस्य बन जाता है। और चार्टर एक्ट 1833 की यदि हम बात करें तो बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया जाता है। तो यहीं पर भारत के गवर्नर जनरल की बात हो रही, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और थे कौन इसमें? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे उन्हीं को बनाया गया था। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और पूरे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। यूरोपियन समाजवाद, फेबियन समाजवाद, वैज्ञानिक एंड श्रेणी समाजवाद। तो इन सभी को आपको बताना है और इनको मैच करना है। तो सबसे देखते हैं, नीचे से करते हैं। श्रेणी समाजवाद किसका है, किससे संबंधित है? तो GDH कोल से संबंधित है। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स से संबंधित है। फेबियन समाजवाद
सिडनी बेब से संबंधित है। यूरोपियन समाजवाद सेंट साइमन से संबंधित है। ठीक है, श्रेणी समाजवाद के कौन है? ये GDH कोल, यही जो हैं ये जनक हैं। और फेबियन समाजवाद के सिडनी बेब हैं। यदि हम GDH कोल की बात करें तो इनको व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है और आर्थिक संसद की बात इन्होंने की है। और सेल्फ गवर्नमेंट इनकी पुस्तक है, सेल्फ गवर्नमेंट इनकी पुस्तक है, स्वशासन ये इनकी पुस्तक है। तो आर्थिक संसद की बात करते हैं ये, और क्या कहते हैं कि व्यवसायिक प्रतिनिधित्व के जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ आपका जो है 4 3 1 2, 4 3 1 2। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? विकेंद्रीकृत समाजवाद के, साम्यवाद के, श्रेणी समाजवाद के या फेबियन समाजवाद के, किसके थे? तो जो राम मनोहर लोहिया थे ये विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। साम्यवाद से संबंधित थे, मार्क्स कह लीजिए, मार्क्सवादी कह लीजिए। श्रेणी समाजवाद से जो थे ये श्रेणी समाजवाद से GDH कोल जो है संबंधित है। आर्थिक संसद की बात करते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट इनकी पुस्तक है। फेबियनवाद की बात करें तो सिडनी बेब इसके जनक कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत किसका है? लॉर्ड एक्टन का है, TH ग्रीन का है, लास्की का है या फिर बार्कर का है? तो ये जो है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। लॉर्ड एक्टन का इसमें जो है बहुत फेमस कथन है कि स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण समानता की आशा ही व्यर्थ है। और जो दूसरे विचारक हैं जो कि स्वतंत्रता और समानता को विरोधी मानते हैं, ये डी टाकविले हैं। तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार स्वतंत्रता को जितना अधिक बढ़ावा देगा, समानता के लिए उतना अधिक खतरा पैदा करेगा। तो ये दोनों ही बहुत फेमस हैं। किसमें? ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता और समानता का नकारात्मक दृष्टिकोण है, इसमें ये दोनों बहुत ज़्यादा लॉर्ड एक्टन एंड डी टाकविले फेमस हैं। और TH ग्रीन जो है सकारात्मक उदारवाद के जनक है। लास्की लोक कल्याणकारी राज्य के हैं। बार्कर को यदि बात कर लें यहाँ पर, तो बार्कर ने मिल को खोखली स्वतंत्रता का वाहक कहा था। बार्कर महोदय ने आलोचना की थी मिल की स्वतंत्रता की। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा कि राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा है, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? किसने कहा है? मेटलैंड ने कहा है, बक्कल ने कहा है, लीकाक ने कहा है या फिर गेटल ने कहा है? किसने ये चीज़ कही है? तो ये कथन जो कहा गया है बक्कल के द्वारा कहा गया है। जो बक्कल है, मेटलैंड है, बर्क है, मैकेनी है, ये सब विद्वान जितने हैं विज्ञान को, ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कोटि में नहीं रखते हैं। और इसी तरह जो है मेटलैंड ने भी एक, इनकी मेटलैंड की भी काफ़ी फेमस कथन है, जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। तो ये मेटलैंड के द्वारा बोला गया है और बक्कल का कथन ये है। दोनों ही बहुत फेमस हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के किसी महासचिव ने 1992 में अपना रिपोर्ट एंड एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपा था? तो रिपोर्ट एंड एजेंडा फॉर पीस ये रिपोर्ट थी, किसके द्वारा की गई थी? कोफी अन्नान, बुतरस बुतरस घाली, कुर्त वाल्तीम या यूथॉन्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बुतरस बुतरस घाली के द्वारा ये रिपोर्ट, उनके समय में ये रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माउंटबेटन योजना कब लाई गई थी? तो ये जो माउंटबेटन योजना है, डेट आपको देखनी है, 15 जून 1947 में या 18 जून 1947 में या फिर 4 जून 1947 में या फिर 3 जून 1947 में। ये तो कब लाई जाती है? इसे जो है यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 3 जून 1947 की योजना भी ये कही जाती है, यानी 3 जून की योजना कही जाती है और 3 जून 1947 को ये लाया जाता है। 4 जून को इसको संसद में पेश किया जाता है। 4 जून 1947 में इसे संसद में, ब्रिटिश संसद में जो है PM जो एटली थे उस समय, क्लेमेंट एटली, उनके द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, 15 जून 1947 को ये पारित कर दिया जाता है, यहाँ पर पेश किया जाता है और यहाँ पर पारित हो जाती है और फिर यहाँ पर सम्राट के साइन हो जाते हैं, हस्ताक्षर हो जाते हैं।
18 जून 1947 को जो है इनके जो ब्रिटेन के सम्राट होते हैं उनके हस्ताक्षर हो जाते हैं। और इसे जो है माउंटबेटन योजना को 3 जून की योजना भी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 जून को लाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला के क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, किसके थे? मौलिक अधिकार समिति के थे, तदर्थ झंडा समिति या तदर्थ मौलिक अधिकार उप समिति या संघ राज्य समिति। तो ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और जबकि यदि हम बात कर लें मौलिक अधिकार के तो वल्लभ भाई पटेल थे, इसके जो है पटेल थे। तदर्थ मौलिक अधिकार जो अधिकार की उप समिति थी तो उसके कौन थे? ये जे.बी. कृपलानी थे, जे.बी. कृपलानी इसके थे। और संघ राज्य समिति की बात करें तो नेहरू थे, यहाँ पे नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? रूस से, कनाडा से या आयरलैंड से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर भी जो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इसमें जो है प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, ये सब भी लिए गए हैं कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ही। समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध। आयरलैंड की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व तो यहाँ से लिए गए हैं, आप सभी को पता है। रूस से क्या लिए गए हैं? रूस से लिया गया है ये मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार तो वहाँ से लिए गए हैं अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, समाजवाद लिया गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं कहाँ से? रूस से उठाई गई हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा से जो है संघात्मक व्यवस्था को लिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान का उद्देश्य है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य और या फिर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय या फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास या फिर प्रतिष्ठा एवं अवसर। क्या है? समाज के उद्देश्य की बात हो रही है। देखो ये समाज नहीं है, संविधान है। तो संविधान के उद्देश्य की बात हो रही है। और संविधान में जो है अगर हम उसकी प्रस्तावना को अच्छे से देखें तो वहाँ पर उद्देश्य दिया होता है, स्वरूप दिया होता है और स्वतंत्रता दी होती है, समता दी होती है। तो उसके कई प्रकार से उसको हम कई खंडों में विभक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य पूछ रहा है तो उसका उद्देश्य होगा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ये संविधान का हमारे उद्देश्य है। ये प्रस्तावना से ही सारी चीज़ें उठाई गई हैं। तो हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय है। ठीक है। और यदि हम समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य की बात करें तो ये क्या है? हमारे संविधान का स्वरूप है, स्वरूप है। ठीक है। अगर हम विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की बात करते हैं तो ये क्या है? स्वतंत्रता है। इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती हैं, पूरी नहीं दी गई हैं तो, लेकिन ये स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है। और प्रतिष्ठा एवं अवसर की बात करें तो ये क्या है? समानता है। ये समानता की बात, समता की बात की गई है। तो यहाँ पर हम समता पे आ जाएंगे। तो ये हमारे संविधान का खंड है, उद्देश्य है, स्वरूप है, प्लस स्वतंत्रता फिर दी गई हैं, समता दी गई है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट भी संविधान से संबंधित है। संविधान की किस अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है? दूसरी में, तीसरी में, पहली में या फिर चौथी में? तो संविधान की किस सूची में दिया गया है? आंसर फटाफट कीजिए आप। तो जो तीसरी है उस शपथ से संबंधित है। ठीक है। पहली में लाइन से ही देख लेते हैं। पहली में क्या है? राज्य एवं संघ क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है। ठीक है। फिर दूसरी में क्या है? दूसरी में वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। तीसरी में शपथ की बात की गई है, इसमें शपथ की बात की गई है। और चौथी में जो राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन है उसकी बात की गई है। अगला क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो कौन सी जोड़ी गई हैं? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, सिंधी या फिर कोई नहीं। तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में मूल भाषाएं जब थी, मातृभाषाएं, तो ये 14 हमारे संविधान के में थी, यानी कि अनुसूची 8 की बात हो रही है। यहाँ पर अनुसूची 8 में कितनी? 14 भाषाएं थी और 8 भाषाएं उसमें और जुड़ी हैं।
तो कौन कौन सी ये पूछा, 92वें संविधान यानी कि 92nd संविधान के अंतर्गत कौन सी जोड़ी गई है, तो ये जोड़ी गई है बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ये जोड़ी गई है 92वें के अंतर्गत। और ये होता कब है, 2003 में होता है। जबकि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी अगर हम इसकी बात करें तो ये कब जोड़ी जाती है, तो ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा 71 के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, 1992 में किया जाता है। और ये इसको जो है ये नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी जाती हैं। सिंधी की बात करें तो ये 21वें संविधान संशोधन द्वारा और 1967 में ये जोड़ी जाती है। सिंधी ये अकेली भाषा है जो मतलब सिंगल उसमें जा कर के जोड़ी जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। और ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि पूछा 92nd संविधान संशोधन, तो ये बी है, 2003 में हुआ था। और ये बहुत ही तीनों जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट तो ये भी है, जब 8 भाषाएं आपको इस तरह से लर्न हो जाती हैं डेट वाइज, तो 14 बचती हैं। इनको भी लर्न करने का इसी तरीका है, इनका एक ग्रुप बना लीजिए और बना करके आप लर्न कर सकते हैं। जो संसद का वीडियो हमने डाला है तो उसमें इसका तरीका बताया है कैसे लर्न करना है, तो वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट लग रहा है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समाजवादी समाजकर्मी ओल्गा टेलिस जो हैं, ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये समाजकर्मी है, यहाँ पे लिख लेते हैं समाजकर्मी है, यानी कि समाज सुधार से ये संबंधित है। ऑप्शन है मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों से, दिल्ली की झोपड़पट्टियों में रहने वालों से, चेन्नई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो समाजवादी ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका है ये मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों लोगों से है। और इसमें क्या होता है, जब मुंबई नगर निगम इन झोपड़पट्टियों को तोड़ के इनको हटाती है तो ये ओल्गा टेलिस एक जनहित याचिका दायर करते हैं और कहते हैं कि इनको यदि यहाँ से हटाया जाएगा तो इनका जो काम है, पेशा है, यानी कि जहाँ पर ये मजदूरी वगैरह करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, तो इनकी जॉब चली जाएगी। और जो इनका जीवन ये 21 के अंतर्गत ये भी अधिकार आता है। तो यदि इनको हटाया जाए तो उससे पहले जो है इनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। तो कोर्ट ने जो है उस चीज़ को माना भी और ये आदेश दिया कि आप इनको तब हटाएंगे जब इनके लिए एक वैकल्पिक स्थान वहीं आसपास कहीं पर रहने की जगह आप इनके लिए बना देंगे, शेल्टर दे देंगे, तब हटाएंगे, ताकि इनका जो भी काम से संबंधित है वो छूटे ना, और इनका जो पेशा है वो इनसे ना छूटे। क्योंकि पेशा भी, अगर पेशा नहीं होगा तो इंसान खाएगा क्या, तो वो सारी चीज़ें 21 से संबंधित हैं, जो आर्टिकल 21 है हमारा उससे संबंधित हैं। तो मुंबई ने ये ऑर्डर इसके बारे में दिया और ये मुंबई के झोपड़पट्टियों में रहने वालों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नागरिकता और सामाजिक वर्ग नामक पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई है। ये सभी जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी ज़्यादातर इसमें है, तो आप लोग सभी ध्यान से देखेंगे। आजकल एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और हाई लेवल पे एनसीईआरटी के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी आ सकती हैं। तो अभी मैं जो है एमपी सेट के कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले, टाइम नहीं था तो थोड़ी देख पाई। तो जो मैंने कल लक्ष्योन्मुखी और विनर का जो कराया था क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन आया है, सेम। आप एमपी सेट का अगर कोई है आपके रिलेशन में, या फिर मैं किसी दिन करवा दूंगी, तो सेम वही क्वेश्चन आया है। विनर जो है विकासोन्मुखी और लक्ष्योन्मुखी की बात करते हैं, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आया है। तो आप लोग जितना उस चीज़ों को डेप्थ में पढ़ेंगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में जो है आपको सहूलियत मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि एक प्रैक्टिस कर ली और करके उसको छोड़ दिया, उसके नोट्स बनाइए, एक जगह रखिए, ताकि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने का मौका मिले और बार बार रिवीजन कर पाएँ। तो क्वेश्चन जो होंगे एग्ज़ाम में वो ट्रिक करेंगे, आपको समझ में आएंगे कि हमने क्या पढ़ा था। तो इन सब के नोट्स बनाते रहिए। प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होती है, हर दिन
उतनी ही शिद्दत से काम करना पड़ता है, तब जाके सक्सेस का मुंह देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे यहाँ पर क्या है। नागरिकता और सामाजिक वर्ग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डेविड टूमैन के द्वारा लिखी गई है, टी.एच. मार्शल हैं, या अमर्त्य सेन है, या बर्लिन है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? आप सभी के आंसर जो है आ जाने चाहिए फटाफट, देर नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन जो है बी, टी.एच. मार्शल सही हो जाएगा। ये अंग्रेज समाजशास्त्री थे, ठीक है, और 1950 में ये पब्लिश करते हैं ये चीज़, ये इस बुक को, जो इन्होंने बुक नागरिकता और समाज, ये जो है इसको पब्लिश करते हैं। और इसमें मेन चीज़ जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नागरिकता को इन्होंने बताया है कि जो किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में बताया है कि यही नागरिकता है। जब किसी समुदाय के जो पूर्ण सदस्य होते हैं उनको जो प्रतिष्ठा उनको जो दी जाती है, प्रदत्त की जाती है, वही जो है क्या है? नागरिकता है। तो ऐसा इन्होंने बताया। ऑप्शन जो है टी.एच. मार्शल सही हो जाएगा। डेविड टूमैन की बात कर लें तो गवर्नमेंटल प्रोसेस के अंतर्गत इन्होंने गैर सरकारी समूहों पर बल दिया है। जो गैर राजनीतिक समूह होते हैं जैसे कि दबाव समूह वगैरह, इन पर जो है काफ़ी बल दिया है। ठीक है, डेविड टूमैन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंटल प्रोसेस इनकी जो है पुस्तक है, गवर्नमेंटल प्रोसेस इनकी पुस्तक है। ठीक है, अमर्त्य सेन आपको पता है, न्याय का विचार इनकी पुस्तक है। और अगर हम आइजैक बर्लिन की बात करें तो इनका 4 एसेज ऑन लिबर्टी है, जिसमें इन्होंने क्या किया है कि स्वतंत्रता को 2 भागों में डिवाइड किया है। किस में किया है? नकारात्मक और सकारात्मक में, और ये नकारात्मक के पक्षधर हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा हमें अपने रचनात्मक प्रतिरोध को कभी भी शारीरिक हिंसा में ढालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ऐसा बोला है, या महात्मा गांधी ने बोला है, या मंडेला ने बोला है, या फिर आंग सान सूकी ने बोला है? किसने ऐसा जो है बोला है? तो ये बोलने वाले हैं जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, इन्होंने। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने जो है जो सेग्रीगेशन लॉ यानी कि पृथक्करण कानून के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। और जो ये आंदोलन था सेग्रीगेशन लॉ, ये जो आंदोलन था इसके ये अग्रणी काले नेता थे, यानी कि जो काले और गोरों के बीच में भेद किया जाता है उनमें से ये काले नेता थे। जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ये जो दक्षिण के राज्य थे उनमें जो है ये आंदोलन चलाया गया था, और उनमें ये काफ़ी लीडर थे एक प्रकार से, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और इन्होंने सभी समुदायों को बराबर माना है। और पृथक्करण का राजनीतिक, ये जो सेग्रीगेशन लॉ है या फिर पृथक्करण का कानून कहेंगे आप इसको, तो इसे राजनीतिक और सामाजिक कोड के रूप में इन्होंने इसको उल्लेखित किया है। तो ये सारी बातें इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सेंटेंस भी पूछ लेते हैं कि इन्होंने क्या है, कैसे दिया, कहाँ के नेता थे ये, किस पे जो है इन्होंने काम किया, वो सारी चीज़ें आप हल्का हल्का इनका सब जानते रहिए। क्योंकि अब ज़्यादा जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, फैक्चुअल तो आते ही आते हैं, बट थ्योरी बेस्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपकी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। महात्मा गांधी की बुक्स हमने कई बार डिस्कस कर ली हैं, हिंद स्वराज, यंग इंडिया वगैरह। और नेल्सन मंडेला की कौन से है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आंग सान सू की क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो ये सब इनकी बुक्स है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कहाँ क्या पूछा जाएगा कुछ पता नहीं चलता, आपकी प्रिपरेशन 100% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? दलाई लामा और उनके अनुयायियों को भारत में आश्रय कब दिया गया? 1959 में, 62 में, 72 में, या फिर 49 में? तो यदि हम बात करें दलाई लामा को आश्रय कब दिया गया, तो 1959 को, 1959, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। दलाई लामा और उनकी अनुयायी जो आए थे तब उनको भारत ने शरण दी थी। यदि हम बात करें 1972 की, तो इसमें जो है क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में शिमला समझौता ये हुआ था। 62 में सबको पता है चीन और भारत युद्ध हुआ था। और 49 में जो है अगर आप देखें तो चीन की क्रांति हुई थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके NCERT में यहाँ मेंशन है, कहीं कहीं पर नहीं मेंशन किया है, लेकिन जहाँ मेंशन है वो तो आप देख ही सकते हैं।
फुटपाथी दुकानदारों के लिए राष्ट्रीय नीति कब तैयार की गई है? 2005 में, 4 में, 2 में या 2001 में? कब किया गया है इसको? तो ये जो है 2004 में इसकी नीति तैयार की गई है। और इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि विक्रेता को मान्यता प्रदान किया गया है इसमें, कि वो जो नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, इन नियमों के अंतर्गत अपना वो कारोबार, यानी फुटपाथ पर भी अपना कारोबार चला सकते हैं उन नियमों के द्वारा। पहले क्या होता था, पुलिस इनको परेशान करती रहती थी और यहाँ से वहाँ इनको भगाती रहती थी, है ना। तो इन सब चीज़ों से, परेशानियों से मतलब इनको निकालने के लिए तो एक कुछ नियम बना दिए गए हैं। उन नियम के अंतर्गत ये अपनी फुटपाथ पर आराम से अपनी जो है बिक्री वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में फुटपाथ से लाखों लोगों की जीविकोपार्जन होता है। तो इस पर जो है इस बात पे ध्यान दिया गया। अगेन इस पर जो है 2014 में फिर से इसमें कुछ नियम बनते हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिकता हासिल की जा सकती है कैसे? जन्म वंश परंपरा द्वारा, जन्म पंजीकरण देशीकरण द्वारा, जन्म वंश परंपरा पंजीकरण देशीकरण या भू क्षेत्र के शामिल होने से, या उपर्युक्त में से कोई भी यहाँ परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। जन्म वंश और परंपरा पंजीकरण, यानी कि जो पंजीकरण करवा लिया जाता है, और देशीकरण या भू क्षेत्र के शामिल होने से। भू क्षेत्र का शामिल होने का मतलब कैसे हुआ? जैसे सिक्किम जो है हमारे देश में शामिल हुआ, तो वहाँ के जितने भी निवासी थे, वहाँ के जो नागरिक थे, तो वो क्या हो गए? हमारे देश के नागरिक बन गए अपने आप ही, स्वयं ही। जैसे वो भू क्षेत्र हमारे राज्य में आके मिला, तो उसके नागरिक, उसके जो है वासी, देशवासी हमारे देश के नागरिक स्वतः ही बन जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? किसने कहा आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा है? ऐसा किसने बोला है? ग्रीन ने बोला है, GDH कोल ने बोला, लास्की ने बोला, या हाबहाउस ने बोला है, या फिर मार्क्स ने बोला है? आंसर कीजिए फटाफट, किसने ये बोला है पुराण कथा? तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसा जो है मार्क्स ने बोला है। तो उपर्युक्त सेंटेंस जो है मार्क्स से संबंधित है। हम TH ग्रीन के बारे में बात करेंगे। ये क्या कहते हैं? तो स्वतंत्रता ऐसे कार्यों को करने या उपयोग करने का नाम है जो करने योग्य है। कोल की बात कर लें, GDH कोल क्या कहते हैं? आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक कपोल कल्पना है। कोल और कपोल को मिला सकते हैं आप, तो राइम बना सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक कपोल कल्पना है। ठीक है। लास्की की बात करें, लास्की क्या कहते हैं? तो लास्की कहते हैं स्वतंत्रता उस वातावरण का उत्साहपूर्ण संरक्षण है जहाँ व्यक्ति को अपने विकास के सर्वोत्तम जो है क्या अवसर प्राप्त होते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। और हाबहाउस की बात कर लेते हैं, तो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का मतलब है अन्य व्यक्तियों का घोर पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े जाना। तो हमने सभी की ओरली जो है बोल दी है और सभी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन क्रांति के 9 उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? 9 उदारवादी की बात हो रही है। लास्की है, ग्रीन है, वेबर है, या फिर मार्क्स है? यहाँ पर जो है आपका मैक्स वेबर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि जो क्रांति का संबंध शक्ति के प्रयोग से लिया है, और ये जो है 9 उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है। क्रांति के 9 उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है। क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने क्रांति का संबंध क्या किया है कि शक्ति के प्रयोग से लिया है। मैक्स वेबर यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जस्टिस एंड फेयरनेस की अवधारणा किससे संबंधित है? रॉल्स से, बर्लिन, आइजैक बर्लिन, या फिर नॉजिक, या फिर हेयक? किससे संबंधित है? तो ये जो है संबंधित किससे है? ये जस्टिस एज फेयरनेस ये संबंधित है रॉल्स से। ठीक है। थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि 1971 में इनकी बुक आती है। थ्योरी ऑफ जस्टिस कब आती है? 1971 में आती है, और इसी में जो है ये न्याय का अपना सिद्धांत देते हैं। इनका न्याय कैसा है? शुद्ध प्रक्रियात्मक है, शुद्ध प्रक्रियात्मक है, या फिर वितरणात्मक भी आ सकता है, वितरणात्मक भी आ सकता है। और मैंने 2 दिन पहले एक क्वेश्चन कराया था जिसमें कि क्या पूछ रहा था कि कौन सा सिद्धांत दिया है, तो वहाँ अंतर सिद्धांत, वितरण सिद्धांत ऐसे करके दिया था। तो वितरण सिद्धांत इन्होंने कोई नहीं दिया है, वितरणात्मक न्याय दिया है,
काफ़ी लोग वहाँ कमेंट कर रहे थे कि नहीं ये जो है वितरण सिद्धांत होगा, नहीं होगा वो। वितरण सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया, वितरणात्मक न्याय दिया है, अंतर सिद्धांत दिया है, जिसमें कि जो पॉलिसी होती हैं वो सबके लिए खुली होनी चाहिए और ख़ास तौर पे जो गरीब वर्ग है उसको उससे फ़ायदा मिले, ऐसा अंतर जो है मान्य होगा, ऐसा इसको जो है ये अंतर सिद्धांत के रूप में इन्होंने प्रतिपादित किया है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, आप अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखेंगे तो बहुत कंफ्यूज होंगे और सब पढ़ाया बेकार हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह राज्य में कानून की श्रेष्ठता है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा है, यह सदैव सही होती है। तो रूसो की जो सामान्य इच्छा है तो ये क्या है, ये दो प्रकार की इच्छाओं से जो है संचालित होती है, हायर सेल्फ एंड लोअर सेल्फ। ठीक है, हायर सेल्फ एंड लोअर सेल्फ, जो इसका है कॉन्सेप्ट बड़ा उलझा हुआ है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो रूसो की फ़िलॉसफी है। तो इसको मैंने अपने कोर्स वीडियोस की लिस्ट में डाल रखा है, रूसो की फ़िलॉसफी को, और आप उसको पक्का सुनिए, क्योंकि वहाँ से अगर आपने उसको ध्यान से सुन लिया तो आपके रूसो से संबंधित जो है सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत वेरी डेप्थ में जा कर के इनकी सारी बातों को बताया है। तो आप उसको पक्का देखिए और वहाँ से सारा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए। यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं, सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है? तो यह राज्य की कानून की श्रेष्ठता है, बिल्कुल कानून जब ये सामान्य इच्छा के द्वारा ही होता है, और यह सदैव जनहित में होती है, बिल्कुल, क्योंकि ये हायर सेल्फ, जो रूसो का हायर सेल्फ जिसकी बात करते हैं उससे क्या होती है, डिराइव्ड होती है, यानी कि उससे संचालित होती है। यह सबकी इच्छा है, ज़रूरी नहीं है सबकी इच्छा हो, क्योंकि कुछ लोग विरोध कर ही सकते हैं। और यह सदैव सही होती है, तो बिल्कुल ये सदैव सही होती है, क्योंकि ये जनहित में होती है। ये सेल्फ जो लोअर सेल्फ से डिराइव नहीं होती, लोअर सेल्फ से ये संचालित नहीं होती है, तो ये सदैव सही होती है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया है? ग्रोशियस ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, एडम स्मिथ ने, लास्की ने, किसने किया है? तो व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य जो है स्पेंसर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्पेंसर जो है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जनक बोले जाते हैं, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जनक हैं ये, और ये योग्यतम की उत्तरजीविता का इन्होंने सिद्धांत दिया है, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। और एडम स्मिथ की बात करें तो वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक है, और इन्होंने इसमें राज्य की हस्तक्षेप नीति का समर्थन किया है, और ये जो है आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता देना चाहते हैं, और कहते हैं व्यक्ति को पूरा स्वतंत्र कर दो, और जब हर एक व्यक्ति अपनी आय में वृद्धि कर लेगा तो नेशन की आय में वृद्धि स्वतः ही हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीयों को सिविल सेवा में भाग लेने का अधिकार कब दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है 1834, 1853, 1854 या 1833। तो कौन सा इसमें से सही होगा? तो जो 1853 था, यानी कि ऑप्शन बी, इसी में जो है भारतीयों को सिविल सेवा में भाग लेने का अधिकार सर्वप्रथम मिलता है। और इसमें जो सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम सिविल सेवक थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर ये पहले थे। ठीक है। और यदि हम बात कर लें कि जो 1934 में, तो इसमें छनन का सिद्धांत आया था, ड्रेन थ्योरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ड्रेन थ्योरी आई थी, इसमें छनन का सिद्धांत आया था। और यदि हम 1854, और छनन का सिद्धांत मैकाले के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड मैकाले, इसमें अंग्रेजी शिक्षा को जो है माध्यम बनाया गया था हायर लेवल पे थोड़ा सा जा करके। और जो 1854 में है, तो इसमें छनन का सिद्धांत आपको पढ़ना चाहिए, कभी इससे सेंटेंस आ जाए तो। छनन का मतलब छानना, यानी कि एक प्रकार से छांट लेना व्यक्तियों को। तो इसमें कुछ ऐसा है कि कौन से व्यक्ति जो हैं वो हायर लेवल पे पढ़ सकते हैं, तो इसे छनन का सिद्धांत कहा गया है। तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे इस सिद्धांत को, क्योंकि ये ज़रूरी है, कभी इससे सेंटेंस भी आ जाते हैं।
और ये जो 1854 में है, तो इससे संबंधित क्या है, 1854 में वुड डिस्पैच आता है। इसको वुड डिस्पैच को क्या कहते हैं, बड़ा एक अच्छा टर्म इसको दिया गया है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। आता कब है, ये जो है 1854 में आता है। इसकी और चार्ल्स वुड इनके नाम पर है, चार्ल्स वुड जो है, चार्ल्स वुड के द्वारा लाया जाता है। इसकी जो खास बात है वो ये थी कि प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा के द्वारा ही दी जाएगी, तो ये इसकी जो है बहुत खास बात थी। और 1833 की यदि हम बात कर लें तो इसमें जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो और बना कौन था, जो बेंटिंग थे, जो बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनको बनाया गया था। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल यानी कि पूरे, यदि क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया ही था कि पूरे भारत का जो है गवर्नर जनरल का पद कब सृजित हुआ, तो 1833 में हुआ और बेंटिंग थे बंगाल के अंतिम और पूरे भारत के प्रथम। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया है, तो पहली बार जो है बहस करने का अधिकार दिया गया, कब दिया गया, ऑप्शन है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, या 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या 1919 का भारत परिषद अधिनियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बजट पर बहस का अधिकार जो है 1892 में दिया गया है। और हमने इसके बारे में आपको सब कुछ बताया कि कब इनको बजट का अधिकार मिलता है, कब इनको जो है बहस का अधिकार मिलता है, कब वोटिंग का मिलता है, और कब पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिलता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं। एक बार फिर रिवाइज कीजिए। जो 1909 में ये तो हो गया, बहस करने का इनको अधिकार मिल जाता है। 1909 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिलता है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इनको मिलता है। 1919 की बात करें तो इनको इसमें जो है मतदान का अधिकार मिलता है। किसका, मतदान, मतदान का अधिकार इनको इसमें मिल जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायकी नामक पुस्तक किससे संबंधित है, विंस्टन चर्चिल से, या फिर लियोनिस कार्टिस से, या फिर लिनलिथिगो से, या फिर लॉर्ड मैकाले से, किससे है। तो जो ये डायकी नामक पुस्तक है ये संबंधित है लियो कार्टिस से, जो लियोनिस कार्टिस है ये इनकी पुस्तक है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और जो ये लियोनिस कार्टिस हैं ये क्या है, द्वैत शासन के जनक के रूप में देखे जाते हैं, और इनकी पुस्तक का नाम डायरकी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ डायरकी है, इसलिए क्या है, डायरकी सिस्टम भी बोला जाता है इसको, डायरकी सिस्टम ये भी बोला जाता है। तो जो डायरकी नामक पुस्तक है ये किससे संबंधित है, तो लियो कार्टिस से संबंधित है। जबकि विंस्टन चर्चिल की बात करें तो इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बोला था। ठीक है, लिनलिथिगो की बात करें, लिनलिथिगो द्वारा क्या होता है कि अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, और आता कब है ये, 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 इसमें आता है। लॉर्ड मैकाले की अभी हमने बात की है, छनन के सिद्धांत से संबंधित है, ड्रेन थ्योरी। ठीक है, इससे संबंधित है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही मेलित नहीं है, कौन सा नहीं है। सत्य की प्रभुसत्ता M.K. गांधी, नव मानवतावाद अरविंद घोष, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही लेनिन, और नव प्रजातंत्र ये माओ। तो यहाँ पर सभी सही मिलित हैं, सिर्फ ये जो नव मानवतावाद है अरविंद घोष ये सही मिलित नहीं है, क्योंकि नव मानवतावाद की यदि हम बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है M.N. रॉय से। ठीक है, M.N. रॉय से, M.N. रॉय से संबंधित है, ये अरविंद घोष से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन यहीं पर जो है बी आपका सही हो जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें हमारी सारी वीडियोज़ को पाने के लिए।
और ऑल पे क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें, सारी रिलेटेड टू स्टडी हैं। और आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।